आजकल मेरे पास बहुत सारे पेशेंट पैनक्रियाज की बीमारी लेके आते हैं, वो है पैनक्रियाटाइटिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये पैनक्रियाज होता क्या है, पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है, ये किसके कारण होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या आता है। तो मैं डॉक्टर निखिल, प्रैक्टिसिंग एज अ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन पीसीएमसी एरिया पुणे। आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैनक्रियाज होता क्या है। पैनक्रियाज ये एक अपने शरीर का एक अंग है जिसको हम स्वादुपिंड भी बोलते हैं। तो ये जो रहता है ये स्टमक के पीछे सिचुएटेड रहता है। ये स्टमक है और इसके पीछे स्वादुपिंड रहता है। इसके फंक्शंस क्या रहते हैं? जनरली उसके दो फंक्शंस हैं, एक एक्सोक्राइन फंक्शन है और एक एंडोक्राइन फंक्शन है। एक्सोक्राइन फंक्शंस बोलो तो क्या है, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन्स है, फैट्स है, इसको जो डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं वो एक्सोक्राइन एंजाइम्स है और वो पैनक्रियाज से सीक्रेट होते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करता है। और दूसरा है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन मीन्स हमारा जो शुगर का लेवल जो कंट्रोल रखता है, जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, वो पैनक्रियाज से आता है। तो इस तरह से ये दो फंक्शन पैनक्रियाज के हैं। तो पैनक्रियाटाइटिस होता क्या है? तो पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि पैनक्रियाज को सूजन आता है। तो या तो ये एक्यूट रहेगा या क्रोनिक रहेगा, पर दोनों में भी जो पेन है वो सेम ही रहता है। जैसे कि पेशेंट्स को क्या है कि अब्डोमेन मीन्स पेट के ऊपरी भाग में पेन होता है और वो जो पेन है वो बैक में जाता है और पेन इतना सीवियर रहता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, फिर कहीं ना कहीं जाके वो आईवी मेडिसिन लेना ही पड़ता है, जिसके उसके कारण उसका पेन कम होता है और इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट्स को उल्टियाँ होने लगती है। तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है? तो इसमें या तो वो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर टाइप का एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस रहता है। माइल्ड टू मॉडरेट में क्या होता है कि उसमें जो इन्फ्लामेशन है उसके कारण बॉडी के अदर ऑर्गन को कुछ इफेक्ट नहीं होता है, अफेक्ट नहीं होता, कोई डैमेज नहीं होता है। ज़्यादातर ये पेशेंट्स 2-3 दिन या 3-4 दिन में रिकवर हो जाते हैं। तो सीवियर पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि पैनक्रियाज को इतना सूजन आता है, कभी कभी वो पैनक्रियाज काला पड़ जाता है, उसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं, उसको सड़ जाता है। उसमें क्या होता है कि उसके काफ़ी सारे जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है, जो इन्फ्लामेशन के जो एंजाइम्स है वो ब्लड में जाते हैं और अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगते हैं। जैसे कि आपका हार्ट है, लंग है, किडनी है। जैसे हार्ट में बीपी कम हो सकता है, लंग में न्यूमोनिया हो सकता है, किडनी में यूरिन आउटपुट कम होने के कारण, किडनी डैमेज होने के कारण डायलिसिस करना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें आपको सीवियर पैनक्रियाटाइटिस में होता है। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, ये जो बीमारी है, एक बार आपको क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस हो गया तो हो गया। उसमें क्या होता है कि आपका पैनक्रियाज कड़क होता है और उसमें कैल्सिफिकेशन होने लगता है और कैल्सिफिकेशन होने के कारण पैनक्रियाज कड़क होता है और उसको बार बार पेन होने लगता है। पैनक्रियाज में क्या होता है कि एक डक्ट रहता है, जो डक्ट पैनक्रियाज में से जो एंजाइम्स निकलती है वो डक्ट से कैरी होके इंटेस्टाइन में आती है। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, कैल्सिफिकेशन के कारण उसके डक्ट में स्टोन्स बनने लगते हैं और उसके कारण उसको डक्ट में प्रेशर ज़्यादा होने के कारण उसको पेन होता रहता है। ये पेन माइल्ड टू मॉडरेट मीन्स कम से ज़्यादा सीवियर भी रह सकता है। इसके लिए क्या है कि कभी कभी ओपीडी बेसिस हम ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट मैनेज होता है, कभी कभी सीवियर पेन होता है तो पेशेंट को एडमिट करने लगता है। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में क्या है कि डक्ट में स्टोन है, उसको डक्ट ब्लॉक हो गया तो उसमें वहाँ से लीक हो गया, पैनक्रियाटिक जूस लीक होने के कारण वहाँ पे उसको पानी की गांठ, जिसको हम सिडोसिस बोलते हैं, ये होता है और उसके कारण पेट में प्रेशर आने के कारण उसको उल्टियाँ होने लगती है। कुछ भी खाने के बाद पेशेंट को उल्टी जैसा नॉशिएटिंग फीलिंग सेंसेशंस आता रहता है। तो ये सब चीज़ें एक्यूट और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में हमें देखने को मिलती है। तो पैनक्रियाटाइटिस की रीजंस क्या है? मोस्ट कॉमन पैनक्रियाटाइटिस का जो रीज़न है वो अल्कोहल है। अल्कोहल से क्या होता है कि जब हम अल्कोहल लेते हैं तो पैनक्रियाज काफ़ी सारी मात्रा में एंजाइम सीक्रेट करता है और वो डक्ट में जाते हैं, वो डक्ट को ब्लॉक कर देता है। उसके कारण क्या होता है कि जो एंजाइम्स है वो पैनक्रियाज को खुद ही डैमेज करने लगते हैं, उसको हम ऑटोडाइजेशन बोलते हैं और उसके कारण पैनक्रियाटाइटिस होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में दारू पिया है, अल्कोहल लिया है, उसके कारण ही पैनक्रियाटाइटिस होगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी ने कभी भी अल्कोहल नहीं लिया है और पहली बार ही अल्कोहल लिया है, उस व्यक्ति को भी वो पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, क्योंकि हर एक आदमी का डाइजेशन सिस्टम अलग है और उसका ससेप्टिबिलिटी टुवर्ड्स अल्कोहल ये अलग रह सकता है।
दूसरा कारण है पित्ताशय में पथरी, जिसको हम गॉलस्टोन्स बोलते हैं। तीसरा रीजन है स्मोकिंग है। चौथा कुछ मेटाबॉलिक कॉजेस है, जैसे कि हाइपर कैल्शियमिया हो गया, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया हो गया, जिसमें आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होते हैं। कुछ वायरसेस के कारण भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो इस सब रीजन से पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो पैनक्रियाटाइटिस डायग्नोस कैसे करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस के लिए हमें पेशेंट्स का क्लिनिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है। इसमें हम मरीज के पेट को हाथ लगा के देखते हैं। जनरली क्या होता है कि मरीज अपने पेट को हाथ ही नहीं लगाने देता है, उसको इतना दर्द होता है, उसको हम गार्डिंग बोलते हैं। दूसरा, हम उसका सोनोग्राफी कर सकते हैं। सोनोग्राफी में क्या है कि पेशेंट्स के स्वादुपिंड को सूजन दिख सकती है। कभी कभी हमें पित्ताशय में जो खड़ी है स्टोन है वो देखने को मिलती है। कभी कभी पित्ताशय की नली में भी स्टोन दिखाई पड़ता है। बहुत से बार क्या होता है कि पेशेंट्स को गैस होता है तो हमें सोनोग्राफी में कुछ दिखता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हमें दूसरे इन्वेस्टिगेशंस भी करने पड़ सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में हमें सीरम अमाइलेज और लाइपेज लेवल, ये जो इन पैनक्रियाटिक एंजाइम से वो ब्लड में आते हैं, वो उनके लेवल्स हम देखते हैं। जनरली ये 72 आवर्स के बीच में हमें दिखाई देते हैं। आफ्टर 72 आवर्स ये जनरली हमें दिखाई नहीं देते। कभी कभी पेशेंट्स को हमें सिटी स्कैन करना पड़ सकता है। जनरली हम इनिशियल स्टेजेस में सिटी स्कैन नहीं करते हैं, पर 5-7 दिन के बाद हम सिटी स्कैन जनरली हम एडवाइस करते हैं। बट अगर पेशेंट्स को कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है या फिर हम कुछ अदर कॉम्प्लिकेशन सस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि पेट में पानी हो गया है या पैनक्रियास सड़ गया है, तो ये परिस्थिति में हम पेशेंट को सिटी स्कैन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स को एमआरआई हम एडवाइस करते हैं, जैसे कि पित्त की जो नली में स्टोन है वो सिटी स्कैन में नहीं दिखाई देता है, सोनोग्राफी में कभी नहीं दिखाया दिया, तो वो एमआरआई में दिखाई देता है। दूसरा जो रीसेंट जो टेस्ट है उसको हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो हम दूरबीन से जैसे एंडोस्कोपी करते हैं, वो दूरबीन की जो पाइप रहती है एंडोस्कोपी करते समय, उसके पाइप में एक सोनोग्राफी का प्रोब लगा हुआ रहता है। उसमें क्या होता है कि वो जो प्रोब है डायरेक्टली स्टमक में जाता है और एक पैनक्रियास को एकदम नज़दीक से हम देख सकते हैं, जिसके कारण जो गैसेस जो रहते हैं कोलॉन के और स्टमक के, जो हम सोनोग्राफी में जो गैसेस हमें जिसके कारण दिखता नहीं है, वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से अच्छे से दिखता लगता है, बिकॉज वहाँ पे गैसेस नहीं रहते, क्योंकि आपका जो प्रोब है वो डायरेक्टली स्टमक पे रहता है। पैनक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट कैसे करना है? जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो ये वीडियो में हम ज़्यादातर जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के बारे में कर रहे हैं। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो माइल्ड टू मॉडरेट जो पैनक्रियाटाइटिस रहता है उसको हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट्स को पेन किलर दिया है, पेशेंट्स को कुछ कभी कभी हम एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं या आईवी फ्लूइड देना है। बट इम्पॉर्टेंट जो क्रक्स है ट्रीटमेंट का, वो पेशेंट को हम नील बाय माउथ रखते हैं। मीन्स पेशेंट्स को हम खाना पीना कुछ भी नहीं देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि नाक में एक नली डालने पड़ सकती है पेट में, जिसको हम राइस ट्यूब बोलते हैं। तो पेशेंट को हम क्या करते हैं कि खाना पीना कुछ नहीं देते। उसके कारण क्या होता है कि पैनक्रियाज का जो सिक्रीशन है, एंजाइम का सिक्रीशन बंद हो जाता है और रुक जाता है, और उसके कारण उसका जो इन्फ्लामेशन है, जो डक्ट का जो ब्लॉकेज है वो रिलीव होता है। जैसे ही डक्ट ब्लॉकेज रिलीव होता है, उसका फ्लो प्रॉपर होने लगता है, तो उसका इन्फ्लामेशन कम होता है और सूजन कम होने के कारण पेशेंट्स के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो सीवियर पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि पेशेंट्स को आईसीयू एडमिशंस लगता है। तो पहले हमने जैसे डिस्कस किया था कि पेशेंट्स का पैनक्रियाज इतना डैमेज होता है कि उसको नेक्रोसिस मीन्स काला पड़ सकता है, सड़ सकता है, और उसके कारण क्या होता है कि जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है, इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स है, वो ब्लड में जाके दूसरे ऑर्गन को डैमेज करने लगते हैं और उसको फंक्शन है प्रॉपर नहीं हो सकता है। जैसे कि लंग्स में उसको निमोनिया हो गया या फिर पल्मोनरी एडिमा हो गया, उसके कारण उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट देना पड़ सकता है। हार्ट में उसका बीपी कम हो गया तो उसका बीपी बढ़ाने के इंजेक्शन देने पड़ सकते हैं। किडनी का काम बराबर नहीं हो रहा है, किडनी का आउटपुट कम हो गया तो उसको डायलिसिस लग सकता है। तो ये सब चीज़ें सीवियर पैनक्रियाटाइटिस में हो सकती है। उसके कारण क्या होता है कि पेशेंट्स को रिकवरी में होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। काफ़ी पेशेंट्स को मंथ्स मीन्स 1 महीना 2 महीना ऐसा भी लग सकता है, और कभी कभी पेशेंट्स की जान को इतना जोखिम हो सकता है कि उनकी जान भी जा सकती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर पैनक्रियाटाइटिस की ट्रीटमेंट के बारे में। पेशेंट तो इससे रिकवर हो गया है,
पर आगे का ट्रीटमेंट क्या है, तो आगे फिर से पैनक्रेटाइटिस ना हो उसके लिए क्या करना है। जैसे कि अगर पेशेंट अल्कोहल या स्मोकिंग लेता है तो उसको ये दोनों चीज़ें बंद करनी है। दूसरा, पेशेंट को अगर पित्ताशय के पथरी में के कारण उसको पैनक्रेटाइटिस हुआ है तो उसके लिए उसको गॉलस्टोन का जो सर्जरी है, पित्ताशय के स्टोन का सर्जरी उसको कराना पड़ेगा, या तो वो लैप्रोस्कोपी करा लो या फिर रोबोटिक करा लो। तीसरा, कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज जैसे हमने देखे थे कि हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया हो गया, हाइपर कैल्शियमिया हो गया, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो गया, उसका मेडिकली ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। कुछ कुछ पेशेंट में हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि कुछ पानी की गांठ होता है जिसको हम सीडोसिस्ट बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। अगर सीडोसिस्ट होता है तो उसको हम एंडोस्कोपिकली ड्रेनेज कर सकते हैं। एंडोस्कोपिकली मीन्स मुंह से दूरबीन डाल के उसको स्टेंट डाल सकते हैं और उसको अंदर ही अंदर पेट के अंदर उसको ड्रेन कर सकते हैं। कभी कभी क्या लगता है कि वो सीडोसिस ज़्यादा बड़ा है या एंडोस्कोपिकली कर नहीं सकते, तो उसको भी हम सर्जिकली अंदर से अंदर पेट के अंदर उसको ड्रेन करना पड़ सकता है। कभी कभी पैनक्रियाज में नेक्रोसिस होता है, मीन्स पैनक्रियाज काला पड़ता है, सड़ जाता है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि इनिशियल स्टेज में हम उसको जो सड़ा वाला पार्ट है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसके 2-3 ऑप्शन है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि हम उसमें पेट में नली डालते हैं, वो नली से जितना भी खराब पैनक्रियाज है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर वो कलेक्शन या जो भी सड़ा हुआ पार्ट अगर नली से नहीं निकलता है तो उसको एंडोस्कोपिक या फिर सर्जरी से निकाल सकते हैं। सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं, या तो ओपन करो या तो फिर उसको लैप्रोस्कोपिक या वार्ड नाम की प्रोसीजर रहती है, उसको हम वीडियो असिस्टेड रेट्रोपेरिटोनियल ड्रेनेज बोलते हैं। तो ओपन में क्या करता है कि चिरा मार के जितना भी नेक्रोसिस है, जितना भी सड़ा हुआ पार्ट है, एक साथ पूरा निकाल लो। जो कि एंडोस्कोपी में क्या होता है कि एंडोस्कोप डाल के उसमें पेट के अंदर एक स्टेंट डाल के उस स्टेंट से थोड़ा थोड़ा करके नेक्रोसेक्टोमी करना पड़ सकता है, जो कि सर्जिकली हम एक सेटिंग में निकाल सकते हैं। दूसरा रहता है लैप्रोस्कोपिकली। लैप्रोस्कोपी में छोटे छोटे होल्स करके भी हम उसको पूरा पैनक्रियाज जो सड़ा हुआ पैनक्रियाज वो बाहर निकाल ले सकते हैं। तीसरा, एक वीडियो असिस्टेड रेट्रोपेरिटोनियल ड्रेनेज नाम की एक प्रोसीजर रहती है, क्योंकि पैनक्रियाज ये जो है वो पीछे रहता है, स्टमक के पीछे रहता है, तो बहुत से बार हम उसको लैप्रोस्कोपिकली कर नहीं पाते, तो उसको हम वीडियो असिस्टेड रेट्रोपेरिटोनियल ड्रेनेज से करते हैं, जिस पीठ के पीछे से होल करके पैनक्रियाज जितना भी है वो पूरा सड़ा हुआ निकालता है और अच्छा वाला पैनक्रियाज वैसे रहता है। और उसमें हम कुछ नली रखते हैं जिसके कारण जो बचा कुचा जो खराब पैनक्रियाज है वो नली से आता रहता है। तो इस तरह से पैनक्रियाज की सर्जरी हम जनरली करते हैं। अगर टाइमली मैनेजमेंट पैनक्रियाटाइटिस का करे और टाइमली इंटरवेन करे तो काफ़ी सारे मरीज को उसको रिकवरी फास्ट हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में पैनक्रियाटाइटिस के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है पैनक्रियाटाइटिस के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, या तो फिर मुझे क्लिनिक में आके पर्सनली मिल सकते हैं। धन्यवाद।